कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे काले घने महल के साथ, जहां पर जोरदार बारिश के साथ कड़कते बिजली भी गिर रही थी और महल के सभी खिड़कियों के हिस्से पर काले पर्दे लगाए जा रहे थे। और उस महल में कुछ रोते हुए मेहमानों को दिखाए जाते हैं। वो लोग मातम के कपड़े पहने हुए हैं और कुछ लोग काले पर्दे के पीछे आपस में मजे के साथ बातें कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं, अच्छा, क्या तुमने ये खबर सुनी? क्या उस लुवॉइन फैमिली के वारिसों में शामिल हो गया है? हे भगवान, किसी घटिया ओपेरा सिंगर की नाजायज औलाद है ना वो। इस बार के साफ तौर पर इस नाजायज कमीने का काम है ना ये सब बातें और उनकी हंसी मजाक के बीच एक रूम के अंदर ये सब बातें सुनकर एक फीमेल लीड को काफ़ी बोर होने लगी है। और वो कहती है, ये सब लोग सच में जानते हैं कि कैसे गंदी बातें करनी है। ये सब सुनकर तो मेरा सर दुख रहा है। तभी हमें उस फीमेल लीड को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और उसके हाथों में तलवार लिए बैठी हुई है। और उसका नाम नीना है। उसकी उम्र 15 साल की है और वो ब्लैक नाइट ऑर्डर की मेंबर भी है। और ये हमारी इस कहानी की मेन नायिका है, मतलब एमसी है। तभी हमें उसी रूम में एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि बुक पढ़ते हुए हमारी एमसी मतलब नीना की तरफ देखते हुए कुछ सोचता है। फिर मजाकिया अंदाज के साथ कहता है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा जीन की तरह बातें बोलने लगी हो। ये सुनकर वो अपनी जगह से चिढ़कर उठती है और कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिसे सुनकर वो लड़का हंसते हुए कहता है, लेकिन ये सच है कि मैं एक नाजायज़ और कमीना बच्चा हूँ। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो ब्लैक नाइट ऑर्डर का कैप्टन एड्रियन लकून लुवॉइन है। वो 16 साल का है और वो इस कहानी का मेन हीरो है। और वो वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। उसकी बातें सुनकर लीला चुप रहती है। फिर भी उन सभी लोगों को इस जोर से क्या कहने की ज़रूरत है? उस औरत के बच्चे की मौत के पीछे तुम नहीं हो, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये सब बातें कहकर लीला एड्रियन को बुक पढ़ते हुए देखकर अपने मन में सोचती है कि युवा लॉर्ड वो पक्का नाराज़ है। फिर सब बातें सुनकर मेरा तो मन कर रहा है कि उन सभी लोगों को अभी के अभी बेहोश कर दूं। हमारे यंग मास्टर को पहली नज़र में देखकर ऐसा लगता है कि वो नरम और दयालु हैं, और वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। और वो इस लुवॉइन फैमिली का अगला वारिस है। ड्यूक ऑफ लुवॉइन के 3 बच्चे हैं, जिसमें से पहला बेटा एड्रियन है, जो कि एक नाजायज़ बच्चा है। और गेराल्ड और एडन, ये दोनों जुड़वां बच्चे डचेस के हैं। इन दोनों बच्चों के पास अगला हेड बनने का मौका था, लेकिन ड्यूक के पास टची के उत्तराधिकार का अधिकार बदलने का समय नहीं था, क्योंकि वो तय किए बिना ही मर गए। इसीलिए एड्रियन को भी वारिस बना दिया गया है। लेकिन अभी कुछ हाल ही में समस्या शुरू होने लगी। जुड़वां बच्चों में से सबसे बड़ा बेटा गेराल्ड की अचानक मौत हो गई, और अब ये सब साफ है कि डचेस का अगला कदम क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। वो एड्रियन की तरफ 1 मिनट के लिए देखती है, जो कि वो आराम से चेयर पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। ये देखकर गुस्से से चिल्लाकर कहती है, ये इंसान इस सभी हंगामे में शामिल किया गया है, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी इतना शांत दिखता है, और मैं यहाँ पर ये सोचकर परेशान हूँ कि आगे क्या होगा। सोचते सोचते मेरा दिमाग फट जा रहा है। फिर वो सोचती है, खैर इसे जाने दो। बेशक ये एड्रियन की ताकत में से एक खूबी है, लेकिन इस रफ्तार से वो इस मुश्किल और पूरी दुनिया में कैसे जिंदा रहेगा? मैं इसके लिए दूसरी नाइट सर्कल से, जो कि कल वो सभी वायलेट फॉरेस्ट के बॉर्डर से लौटे थे, उनसे लड़कर यहाँ पर एड्रियन के साथ रुकने का फैसला किया। तभी हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर एक लाल बालों वाला नाइट लीला को हमारे साथ रुकने को कह रहा था, लेकिन लीला उससे लड़कर वो एड्रियन के साथ रहना चाहती है। ये देखकर बाकी के नाइट काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर लीला का यहाँ पर रहने का मिशन सक्सेस होने के बाद वो एड्रियन के पीछे तुरंत जाकर उन सभी नाइट को चिढ़ाती है, जिसे देखकर वो नाइट एड्रियन को कहते हैं, एड्रियन, मैंने तुमसे कहा था कि उसे ऐसा करने मत दो, लेकिन तुम उसे ऐसा करने देते हो। लीला, वास्तव में इंतजार करो, तुम्हें बाद में इसका पछतावा ज़रूर होगा। ये सब उनकी बातें सुनकर एड्रियन थोड़ा परेशान होकर मुस्कुराता है, और ये सब सोचकर नीला गुस्से से कहती है, एड्रियन उस समय थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? तभी वो एड्रियन की तरफ देखकर सोचती है कि अभी मुझे कुछ करना होगा। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है, जिसे सुनकर वो दोनों उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। फिर एड्रियन कहता है, तुम अंदर आ सकते हो। तभी लीला आगे जाकर देखती है कि वहाँ पर कौन है, तो वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। वो कहता है, ग्रीटिंग्स लॉर्ड एड्रियन। जिसे देखकर लीला कहती है, क्या ये बटलर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जब से हम यहाँ पर आए हैं उसने अपना चेहरा हमें नहीं दिखाया है, लेकिन ये अभी क्यों आया है? तभी वो बटलर कहता है, आपको डचेस का बुलावा आया है। ये कहते हुए वो काफ़ी ईवल तरीके से दिखता है। लीला उसकी बातें सुनकर रहती है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। फिर वो बटलर कहता है, डचेस ने आपके लिए खुद चाय बनाई है लॉर्ड एड्रियन, और उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आप उनके साथ शामिल होंगे।
वो भी अभी के समय पर। इतना कहते ही हमें डचेस को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि उसे जो चाहिए उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, इस हद तक कि वो किसी को भी मार सकती है। फिर कुछ समय के बाद एड्रियन और लीला वो दोनों डचेस की इन्विटेशन को स्वीकार करके डचेस के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर डचेस के साथ कई सारे नाइट तैनात हैं। वहाँ पर एड्रियन सामने रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है और उनके सामने डचेस टीपॉट उठाकर चाय कप में डालते हुए कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे इन्विटेशन को स्वीकार किया है। मुझे उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे। तो ये लीजिए, बहुत गर्म है इसीलिए आप इसे आराम से पिएगा। तभी वो दोनों उसे चाय के कप को घूर कर देखते हैं। तभी एड्रियन लीला से कहता है, सब कुछ ठीक है लीला? फिर डचेस कहती है, मैंने पहले कुछ दिनों में हमारे बारे में सोचा है। गेराल्ड बहुत चालाक और सुंदर बच्चा था। तभी एड्रियन कहता है, हाँ वो था। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। जिसे सुनकर डचेस अपने गुस्से को काबू करके कहती है, तुम्हारा शुक्रिया एड्रियन। मुझे पता था तुम समझ जाओगे मेरी फीलिंग को, इसीलिए मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। तभी एड्रियन उस चाय को पीने लगता है। तभी लीला एड्रियन के हाथों में से उस चाय के कप को छीनकर उस चाय को घूर के देखती है। उसे इस तरह से हरकतें करते हुए एड्रियन काफ़ी हैरान हो जाता है। लीला उस चाय के कप को देखकर सोचती है, मुझे इस बात का पक्का यकीन है। ये सोचकर वो उस चाय को खुद पी जाती है। तभी उस चाय को पीने के बाद उसे तुरंत चक्कर आने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छाने लगता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, जिसे देखकर एड्रियन काफ़ी हैरान हो जाता है। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर लीला के पास जाता है। तभी लीला के मुंह से खून आने लगता है और वो बेहोश होते हुए कहती है, ये ठीक है। तभी उसके हाथों से वो कप नीचे गिर जाता है और लीला नीचे गिरने वाली होती है। तभी एड्रियन संभाल लेता है। लीला दर्द से कराहते हुए कहती है, अरे धत तेरी की, डैम इट, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। तभी लीला के मुंह से और ज़्यादा खून आने लगता है। फिर वो कहती है, मेरा गला बहुत जल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंदर का हिस्सा इस जलन से पिघल रहा है। मैं अच्छा किया उसे चाय को मैं खुद पी गई। अगर यंग मास्टर ने उसे चाय को पी गए होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन मुझे अभी अपने यंग मास्टर को मदद करनी होगी। लेकिन मेरी बॉडी हिल नहीं रही है, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर। तभी वो इतना कहकर बेहोश हो जाती है। उसे इस तरह हालत में देखकर एड्रियन काफ़ी परेशान होकर बार बार लीला का नाम चिल्लाता है और कहता है, नहीं लीला, अपनी आंखें बंद मत करो। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एड्रियन उसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि अभी क्या हुआ है। तभी डचेस खुश होकर कहती है, ओ लैला, तुमने ये क्या किया? जिसे सुनकर एड्रियन काफ़ी गुस्से के साथ एक जानलेवा ऑरा के साथ डचेस की तरफ देखता है। लेकिन डचेस वहाँ पर उस टी पॉट को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, ओ माय गॉड, तुम उस बदतमीज़ गार्ड को छोड़कर यहाँ पर मेरे पास आ जाओ और यहाँ पर एक कप और चाय पी लो। इतना कहकर वो अपने नाइट को आदेश देती है कि वो उसे यहाँ पर लेकर आए। इतना सुनकर वो नाइट एड्रियन को उठाकर ले जाते हुए वो नाइट कहता है, उठो यहाँ से और चलो, हमारी ग्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो यहाँ पर बैठ जाओ शांति से। इतना कहकर वो गार्ड एड्रियन को चेयर पर बिठा देता है। उसे देखकर लीला उसे जहर के असर से बेहोश होते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तभी एड्रियन काफ़ी गुस्से से अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर उस नाइट के हाथों में ब्लैक रेड जंजीर पकड़ लेता है, जिस वजह से वो नाइट काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है, ये क्या है? लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी एड्रियन अपनी जगह से उठकर अपने पावर को फुल रेंज के साथ यूज़ करके उसके हाथों से बहुत सारी जंजीर निकल आती है। उसे इस तरह पावर इस्तेमाल करते हुए वो एकदम से बैड एस लग रहा था। वो जंजीर सीधा जाकर सभी नाइट को पकड़ लेता है और तभी एड्रियन अपने पावर को शो करते हुए कहता है, ओ डार्कनेस, मेरे सारे एनिमी को टुकड़े टुकड़े कर दो, उन सभी लोगों को एक साथ खत्म कर दो। इतना कहते ही उसके आसपास का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह डार्कनेस ऑरा फैल जाता है। उस रूम में सभी नाइट उस डार्कनेस जंजीर से निकलने का काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर डार्कनेस स्केलेटन आ जाते हैं। उसे देखकर वो सभी नाइट चिल्लाकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। तभी कोई नाइट कहता है, मैडम आपको यहाँ से भागना होगा, उन मास्टर पर हमारा अटैक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन वो डचेस अपनी आंखों के सामने इस नज़ारे को देखकर अपनी जगह से डर के कारण उठती नहीं, वो काफ़ी डर से काँप जाती है। तभी वो सभी डार्कनेस स्केलेटन एड्रियन के सामने खड़े रहते हैं और वहाँ पर एड्रियन अपने हाथों में लीला को लेकर खड़ा रहता है। तभी डचेस चिल्लाकर एड्रियन का नाम लेती है और कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा कुछ करने के बाद तुम यहाँ से सही सलामत बाहर निकल पाओगे? ये सब तुम उस एक विच के लिए तुम ऐसा कर रहे हो? तभी एड्रियन अपना हाथ ऊपर करके एक चुटकी बजाता है। इतना कहते ही वहाँ पर हर जगह डार्कनेस फैल जाता है। इसके बाद एड्रियन लीला को लेकर जंगल की तरफ भाग रहा है। वो भागते हुए बार बार लीला का नाम पुकारता रहता है और कहता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम मर नहीं सकती। तभी हमें लीला को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश होते हुए भी थोड़ा सा हिम्मत लगाकर एड्रियन की बातें सुन रही होती है और वो एड्रियन को देखकर अपने मन में सोचती है, एड्रियन, क्या वो अभी भी उन लोगों से सुरक्षित बच निकला है?
मुझे हैरानी है कि उसका ऐसा एक्सप्रेशन कैसा है। मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही हूँ। तभी उसकी बॉडी के अंदर अजीब से दो एनर्जी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। लीला उस एनर्जी को एहसास करते हुए सोचती है, मेरा शरीर में एक ही समय पर ठंडा और गर्म महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर आग और बर्फ एक साथ लड़ रहे हैं और मेरी स्पिरिट में नॉर्थ जैसा हवा उस जहर को मेरे बॉडी में सीने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब कुछ ठंडा और सुस्त लग रहा है, जैसे कि ग्लेशियर के नीचे गिर रही हो। मुझे नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ और किसी वजह से मुझे मेरे बीते हुए पास्ट के बारे में याद आने लगा है। लगता है कि मौत के करीब आने से मुझे मेरा पूरा फ्लैशबैक दिख रहा है। तभी हमें लीला के बचपन वाला रूप दिखाया जाता है, जिसे देखकर लीला कहती है, हाँ, ये बीते हुए कल की बात है, जिस दिन से सब शुरू हुआ था, जिस दिन मेरे मन में दूसरी दुनिया की यादें आने लगी थीं। लीला हमें बताती है कि मेरा परिवार बहुत करीब था, लेकिन हमारी जिंदगी आम की में एक ऐसे गांव में थी जहां पर दिन भर खेती करने से मुश्किल से ही खाने को मिलता था। लेकिन मैं काफ़ी खुश थी। मेरे अच्छे माता पिता की सबसे छोटी बेटी के तौर पर मुझे प्यार मिलता था। लेकिन जब मेरी माता पिता की गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाने से उनकी मौत हो गई, जिस वजह से मैं बहुत अंदर से टूट गई थी। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती यहीं पर खत्म नहीं हुई। मेरे 5वें जन्मदिन पर मुझे अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगी। मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि मैं एक नॉवेल के अंदर हूँ। तभी कोई उसका नाम पुकारते हुए कहती है, लीला, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम दर्द में हो? मुझे बताओ। लेकिन लीला उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी के उन सभी यादों के बारे में सोचती है। वो दुनिया काफी शांतिपूर्ण थी। एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई भूखा नहीं रहता था। वो जगह काफी खूबसूरत थी, जहां पर कोई भी अपने परिवार को नहीं खोते। एक ऐसी जिंदगी जो इतनी कोमल और सुंदर थी कि उसे याद करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जल्द ही मेरी दोनों दुनिया की यादों में मैं काफी उलझ गई और मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये कहकर वो काफी सदमे में चली जाती है और तभी वो चिल्लाती है। उसे सुनकर उसकी बड़ी बहन अपना काम छोड़कर तुरंत उसके पास भाग कर आती है और देखते हैं कि लीला जमीन पर बैठकर अपने कानों पर अपना हाथ रखे हुए दर्द से चिल्लाती है, जिसे देखकर उसकी बहन उसके पास आकर उसका नाम पुकारती है। लेकिन लीला उसे छूने से मना करती है और चिल्लाकर कहती है, मेरा नाम लीला नहीं है और ये मेरा घर नहीं है और ये फैमिली भी मेरी नहीं है। मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये कहकर लीला वहां से भागकर बाहर जाती है। उसकी बातें सुनकर उसकी बहन और भाई काफी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन लीला रोते हुए बाहर भागकर जाती है। जब वो खेती की तरफ भागकर जाती है, तभी उसे पीछे से उसके पड़ोसी एक औरत उसे देखकर कहती है, उसके माता पिता की मौत को कई महीने हो गए हैं, इसकी वजह से वो इतनी बदल गई है। और उसके साथ आदमी कहता है, लेकिन वो छोटी सी लड़की क्या बकवास कर रही है, वो दूसरी दुनिया के बारे में क्या बकवास कर रही है। मैंने उसके घर के मेंबर को कहा कि उसे एक शामन के पास दिखाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तभी वो औरत रहती है, उसने अपने माता पिता की मौत के बाद वो ठीक नहीं हो पाई और शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। फिर कुछ समय के बाद लीला भागते हुए एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। वो रोते हुए कहती है, आप सब लोग गलत हैं, आप सब मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि असल में लीला नहीं हूँ। तभी उसे कोई पुकारता है, लीला, तुम कहाँ पर हो और तुम यहाँ पर आ गए, शुक्र है तुम मिल गई। उसे सुनकर लीला रोते हुए ऊपर देखती है तो सामने उसका बड़ा भाई था, जो कि काफी थककर हाँफ रहा था और उसके पैरों में चोट लगी है और वहां से खून निकल रहा है। वो उसे काफी देर से ढूंढ रहा था। तभी लीला का भाई कहता है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें सूर्यास्त से पहले ढूंढ लिया है। उसकी बातें सुनकर लीला उसे हैरानी से देखती रहती है और वो कहती है, भाई, तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है। ये सुनकर उसका भाई कहता है, हाँ, मेरा जूता अभी अभी खो गया है, ये सब जाने दो, और तुम्हें अभी भूख लगी होगी, है ना? बेरी ने कहा कि उसने बहुत सारी तुम्हारे लिए स्नैक्स खरीदी हैं, वो जल्दी ही यहाँ पर आएगी। तभी वहां पर लीला की बहन वहां पर आ जाती है और चिल्लाकर लीला का नाम पुकारती है और फीमेल लीड के पास आकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो लीला? मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। तुम हमारी दुनिया की सबसे प्यारी छोटी बहन हो। तुम्हारे होने से हमारा परिवार बहुत खुश है। आप चलो घर चलते हैं ना लीला। ये सुनकर लीला काफी खुश हो जाती है और तुरंत उसकी बड़ी बहन को गले लगाती है। ये देखकर वहां पर खुशी का माहौल बन जाता है। तभी लीला कहती है कि मेरे अपने दिमाग में जो कुछ भी सारी उथल पुथल हो रही है, उससे लड़ाई लड़ी और आगे बढ़ गई, और तभी से वो दूसरी दुनिया की यादें मेरा हिस्सा बन गई। लीला ये सब बातें अपने मन में सोच रही होती है। तभी उसे उसका बड़ा भाई आवाज लगाते हुए कहता है, लीला, मैंने सुना है कि तुमने कैलकुलेशन करने में मदद की है, जबकि वो सब करना उस फल वाले को भी बहुत दिक्कत हुई थी। ये सुनकर लीला की बहन कहती है, ये सब बहुत बढ़िया है ना लीला? जिसे सुनकर लीला खुशी से हंसते हुए कहती है, हाँ, ये सब कुछ भी नहीं है। उसकी बहन कहती है, हमारी लीला इतनी स्मार्ट है ना, हमें उसे किसी दिन शहर के स्कूल में भेजना चाहिए। जिसे सुनकर लीला अपने ऊपर प्राउड करते हुए मन में सोचती है,
ये सब नॉलेज मेरी पुरानी दुनिया की यादों की वजह से है। तभी उसकी बहन कहती है, लीला ये देखो, ये रेड रिबन तुम्हारे बालों पर अच्छी तरीके से बंधा हुआ है ना। जिसे देखकर लीला का भाई पास आकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये रेड रिबन तुम पर बहुत अच्छा सूट करती है। तभी लीला की बहन लीला के कर के ऊपर प्यार से हाथ सिरहाते हुए कहती है, अगले दिन हम तुम्हारे बालों के ऊपर ब्लू रिबन बांधेंगे। जिसे सुनकर लैला हंसते हुए कहती है, नहीं दीदी, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसी अच्छी फैमिली मिली है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहा।